हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, कल हमने बातें करी थी दो अंकों की संख्या के बारे में। दो अंकों की संख्या में बात बताई थी आपको कि अगर दो अंकों की संख्या को अगर पलट देते हो, बड़ी संख्या में अगर आप छोटी संख्या घटाते हैं तो जो डिफरेंस आएगा वो अंकों के अंतर का 9 गुना होगा। अगर उनको आप टोटल कर देते हो तो टोटल जो आएगा वो अंकों के योग का 11 गुना होगा। ठीक है, ऐसी कुछ बातें हमने की थी। जैसे मान लीजिए 52 है, 52 को आपने पलट दिया और 25 कर दिया। 52 में से अगर 25 घटाओगे तो आएगा 27। ठीक है, ये 27 दरअसल क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 5 और 2 में 3 का डिफरेंस है, तो 3 का 9 गुना है या नहीं है? देखो देखें, तो अंकों के अंतर का 9 गुना, और योग होगा अंकों के योग का 11 गुना। यानी ये 52 है और ये 25 है, तो 52 और 25 दोनों को जोड़ेंगे 77 आएगा। योग कितना है? 7। तो क्या हुआ बताइए? 7 का 11 गुना हो जाएगा। 7 का कितना गुना हो जाएगा? 11 गुना हो गया। क्लियर है बात? तो योग अंकों के योग का 11 गुना, अंतर अंकों के अंतर का 9 गुना। कल ऐसे एग्जाम्पल हमने काफी लिए थे, आपको क्लियर हो गई होगी। और आपको एक बात और बोली थी, क्या बोली थी, याद है क्या? या डिलीट मार दिया फोल्डर कोई? याद है क्या? तो देखिए, बात इतनी है कि आपने अपने मन से जो संख्या लिखी थी, आप उन पर एक्सपेरिमेंट करके चेक भी उसको कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि इन सवालों को सोल्व करते समय आप ध्यान रखिए, अगर ऑप्शन से काम हो सके तो ऑप्शन से काम चलाइए, ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन से काम नहीं चले तो ही उसमें करनी है कैलकुलेशन, क्योंकि वैसे संख्या बड़ी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो चलो देखें, कुछ 2-4 सवाल देखते हैं, बाद में आज के नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या के 4 गुने से 24 कम है। मूल संख्या के 4 गुने से 24 कम है यदि मूल संख्या का दशांक, दशांक का मतलब दायिकांक, इकाई के अंक से 7 कम है। मूल संख्या का दायिकांक इकाई के अंक से कितना कम है? 7 कम है। तो ये कहना चाह रहा है मूल संख्या क्या है। देखो, मैंने कहा था आपको एक ही बात, ऑप्शन से काम चलाने की कोशिश करिए, कैलकुलेशन में कोशिश करिए कि ऑप्शन से काम हो जाए आपका। दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 कम है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 ही कम है, इसका ये तो हो ही नहीं सकता। ये भी 3 कम है, ये भी नहीं हो सकता। ये 7 कम है और ये भी 7 कम है। दोनों ही दावेदार हैं, यानी 18 कह रहा है मैं सही हूं और 29 कह रहा है मैं सही हूं। दोनों के दोनों का जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 7 कम है। फिर क्या बोला था इसने? अंकों की संख्या को परस्पर बदलने से हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या के 4 गुने से 24 कम है। अंकों को पलटने से एक संख्या ऐसी प्राप्त होती है। देखो, अंकों को पलटने से कैसी संख्या प्राप्त होगी? 81। ठीक है, ऐसी संख्या प्राप्त होती है। कैसी? ये कहना जा रहा है ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या के 4 गुने से 24 कम है। तो मूल संख्या कितना है का 4 गुना कितना हो? 72। क्या 72 में 24 कम करेंगे तो ये आएगा क्या? 72 में 24 कम करें तो कैसे आ ही नहीं सकता। ठीक है, इसका ये तो गलत है। इसका मतलब बच्चा वो अपने आप ही आंसर हो गया। आप कहोगे अपने आप नहीं, इसको भी बताओ। तो देखो, इसको पलटने से क्या प्राप्त होगा? 92 प्राप्त होगा। कह रहा है ये जो संख्या है मूल संख्या के 4 गुणे से, तो मूल संख्या यही है, इसके 4 गुणे से 24 कम, तो इसका 4 गुना करो, 29 चौके 116 होगा। 116 में 24 कम कर लो तो 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 11 में 2 जाएगा, 9 बचेगा। ये देखो प्राप्त हो गई क्या? हो जाएगी बात क्लियर? तो मूल संख्या के 4 गुणे से कितना कम है भाई साहब? 24। ठीक, अच्छा, अगला सवाल देखिए। दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के अंक से दुगना है। इकाई का अंक दहाई से दुगना है, तो ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। इकाई के अंक से दहाई का अंक दुगना है, 3 गुना है, 3 गुना है यहाँ पर, इसका ये तो नहीं होगा। फिर इकाई का अंक दहाई से दुगना है, इसका इसकी संभावना है। फिर इकाई का अंक दहाई से दुगना नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है, तो बस आंसर आ जाएगा। आपको लगे कि
आगे की बात तो पढ़ी ही नहीं, पढ़ लो, पढ़ना है, क्या मन है तो वही ऑप्शन एक ही बचा, तो बस आप दिमाग ही नहीं लगाना आगे। इसने बोला यदि दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर जो आएगा उस संख्या का 1/6 होगा। दोनों के अंकों के योग में, दोनों का अंकों का योग कितना है 6, 6 में से क्या घटाया जाए 2 घटाया जाए तो क्या आएगा 4 आएगा। तो कह रहा है 4 आएगा उस संख्या का 1/6 होगा। तो इसका 1/6 है क्या, देखो देखिए, इसका 1/6 करेंगे, 24 का 1/6 करेंगे, 4 आ जाएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, कर पाएंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलिए और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटने से एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या से 63 कम है। मूल संख्या से कितना कम है, 63 कम है। 2 अंकों की संख्या को पलटने से एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या को से कितनी कम है, 63 कम है। दोनों में 63 का डिफरेंस है। समझ गए बात को। तो देखो एक बात बताई थी आपको कि जो संख्या आएगी वो अंकों के अंतर का 9 गुना होते हैं। अंतर, जो संख्याओं का अंतर आएगा पलटने के बाद वो अंकों के अंतर का 9 गुना होता है। ठीक है, तो अंतर बताया 63, तो 63 भाई साहब किसका 9 गुना है, 7 का 9 गुना है। इसका मतलब है दोनों संख्या के अंकों में 7 का अंतर रहा होगा। कितने का अंतर है, 7 का। तो इसमें 7 का अंतर है, इसमें 7 का अंतर है, इसमें 7 का अंतर नहीं है, इसमें 7 का अंतर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब 2 दावेदार हो गए। ये अगर अंकों का योग 11 हो तो अंकों का योग इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है। तो पलटने के बाद संख्या बढ़ती है। पलटने के बाद एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो मूल संख्या से 63 कम, अच्छा कम होती है, 63 कम हो जाती है। इसका मतलब पलटने से संख्या कम होगी, तो पलटने से संख्या तो बढ़ेगी। इसका ये तो हो नहीं सकता, ये आ जाएगा आपका आंसर। समझ गए बात को। ठीक है, अच्छा अगर वो 9 गुना वाली बात याद नहीं होती तो भी कर सकते थे। कैसे करते भाई, ये कहते थे पलटने से एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या से 63 कम है, तो पलटने से 92 कम होगी, तो कम नहीं है तो ज्यादा हो गई, तो ये नहीं हो सकता। फिर इसको पलटने से 29 प्राप्त होगी। अब इसमें से इसको घटा के देख लो, देखिए 63 कम है क्या, तो 92 में 12 में 9 जाएगा 3, 8 में 2 जाएगा 6, ये लो 63 कम है, तो दोनों के अंकों का योग 11 है, यही पता लग जाएगा। समझ गए बात को। तो कहने का मतलब इन सवालों को ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा बेटर लगेगा, ज्यादा सुंदर रहेगा। चलो, 2 अंकों की संख्या को पलटने से 27 बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 27। और कितनी बढ़ेगी, अंकों के अंतर का 9 गुना। तो किसका 9 गुना है, 3 का 9 गुना है। इसका दोनों संख्याओं के अंकों का जो अंतर है वो 3 है। दोनों संख्याओं का अंकों का अंतर कितना है, 3। तो इसका 3 है, इसका भी 3 है, इसका 4 है, इसका भी 4 है, ये नहीं होगा। अब अंक पलटने से कितनी बढ़ जाती है, 7। पलटने के बाद बढ़ेगी, तो पलटने के बाद ये बढ़ेगी या ये बढ़ेगी, पलटने के बाद ये तो कम हो जाएगी, इसलिए ये हो नहीं सकती। पलटने के बाद ये बढ़ेगी, तो यही है। चेक कर लो, चाहिए 36 है, पलटने के तो 63 हो जाएगी। अब इसमें इसको घटा के देख लो कितनी बड़ी, 27 ही आएगी। समझ गए बात को। एक और देख लो, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से कितनी गुनी है, 3 गुनी। देखो 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुनी है। वैसे तो ये 3 गुनी है ही, 3 का भाग जाता ही नहीं, तो वैसे हो ही नहीं सकती। फिर भी मन हो तो अंकों का योग कितना होगा, 3 और 2 5, 5 का 3 गुना कितना हुआ, 15 हुआ। तो ये तो नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको देखो, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है, तो अंकों का योग कितना है, 9। 9 का 3 गुना कितना हो गया, 27। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला, ये कह रहा है 45 जोड़ने पर संख्या पलट जाती है। चलो जोड़ो 45, 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 3 और 4 7, बिल्कुल पलट गई। समझ गए बात को। तो यही आएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए क्या, योग है अंकों के योग का 3 गुना, तो योग करेंगे तो कितना आया, 9। 9 का 3 गुना 27 वापस आ गई, इसका मतलब यही संख्या है। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा देखो, तो ये तो कुछ खट्टी मीठी बातें हमने की थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में कुछ बातें और बची हुई हैं जिनकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। अब हम कुछ
समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, इनके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा, बहुत खास बातें हैं, चर्चा करेंगे। ठीक है। एक बात और, आपके अब बुकलेट के जो क्वेश्चंस हैं, जो बुकलेट डाली थी उसके क्वेश्चंस हैं, वो सारे निकाल लीजिएगा। केवल ये श्रेणी के छोड़ करके बाकी सारे निकाल लीजिएगा एक दो दिन में। जो भी प्रॉब्लम हो वो डाल दीजिए, हम यहाँ पर उन क्वेश्चंस को और शामिल कर लेंगे उनमें। ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप इसमें डाल दीजिए। कितने नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, तो आपको वो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, चलो अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए, क्योंकि अब मेरी तरफ से नंबर सिस्टम का चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है। केवल ये समझ लो कि केवल मेरे हिसाब से 4.5 घंटे की क्लास बाकी है, 3 क्लास लगभग बाकी है, फिर नंबर सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे और बढ़ जाए, लेकिन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो आप साथ साथ अब डालते रहिए, उन क्वेश्चंस को मैं शामिल करता रहूंगा। ठीक है। अच्छा, चलो अब मैं बात करता हूं सबसे पहले समांतर श्रेणी के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। एक तो है समांतर श्रेणी, एक होती है गुणोत्तर श्रेणी। वैसे श्रेणियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने को मोस्टली मोटा मोटी इन्हीं श्रेणियों की जरूरत पड़ती है। हरात्मक श्रेणी और कई प्रकार की श्रेणी आएंगी, लेकिन जिनकी हमने जनरली जरूरत नहीं पड़ती। देखो, ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी होगी एक निश्चित संख्या को जोड़ते हुए या घटाते हुए जो सीरीज बने, वो समांतर श्रेणी होगी। जैसे 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, 3, 17। ठीक है। अच्छा, और 19, 16, 13, 10। तो निश्चित संख्या जोड़ते हुए जाएं या निश्चित संख्याएं घटाते हुए जाएं, ये जो श्रेणी आएगी वो हो जाएगी समांतर श्रेणी। फिर 5 चौक 20 चौक 80 चौक 320। ठीक है। देखो, यहां गुणा करते जा रहे हैं या हम भाग करते जा रहे हैं। 4 से गुणा करते 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 आगे तक बढ़ गए, या 2 का भाग देते हुए आगे तक बढ़ गए। तो एक निश्चित संख्या से गुणा करते जाएं या भाग करते जाएं, वो तो आ जाएगी गुणोत्तर श्रेणी। जोड़ते या घटाने से जो श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी। ठीक है। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इसके बारे में एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि 18वां पद कौन सा है, 40वां पद कौन सा है, 100वां पद कौन सा है। एक ये दे देगा, आपको कोई पद दे देगा और ये पूछेगा कितने नंबर का पद है। फिर आगे ये पूछ लेता है कि भाई 18 पदों तक का टोटल क्या होता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो देखो, ध्यान से समझिए क्या क्या यूज करेंगे इसका, इसके बारे में बढ़ते हैं आगे। देखो, जैसे मान लीजिए, देखो रटने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना। 5, 7, 12, 7, 19, 7, 26, 7, 33, ये श्रेणी है। सबसे पहली बात तो बता दूं मैं आपको। देखो, सबसे पहला पद तो यहां पर कितना है, 5 है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। इनका जो डिफरेंस है कितने कितने का, 7-7 का डिफरेंस है, 7-7 का डिफरेंस है। इसको बोलते हैं हम सार्वंतर। क्या बोलेंगे? सार्वंतर, जिसको डी से डिनोट करते हैं। कितना है? 7 है। कितना कितना जोड़ते गए? 7। ठीक है। अच्छा, पदों की जो संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, एन से डिनोट करते हैं। देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली बात तो यह है कि इनका हम अपने को यूज ही नहीं करना है। ठीक है। केवल आपके दिमाग में
बताएं कि पदों की संख्या, जैसे मान लीजिए अब तक जो मेरे को दिख रहे हैं इसके अंदर कितने पद है, 5, ठीक है। तो पदों की संख्या पूछी जाए तो 5, इसका सार्वंतर बोला जाए तो 7 है, ठीक है। पहला पद कितना है, 5, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखिए, अब आपको ये पूछ ले कि इसका 18वें नंबर पर क्या आएगा, 62वें नंबर क्या आएगा, 40वें नंबर पर क्या आएगा, 10वें नंबर पर क्या आएगा। एकदम अलर्ट रह करके समझना, बहुत खास तरीके से पढ़ेंगे हम इसको, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए पहला पद जो है उसको मैं बोल रहा हूं ए, ध्यान से सुनो, पहला पद क्या है, ए। अब अंतर जोड़ते जाएंगे, अंतर को किसे डिनोट करते हैं, डी से। तो मान लो डी जोड़ते जा रहे हैं, तो इसमें डी जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई साहब, ए प्लस डी। फिर एक डी और जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2D हो जाएगा। फिर एक डी और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा। फिर एक डी और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा। हो गई बात क्लियर। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, डी डी जोड़ते 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 आगे तक बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं जो पूछूं वो जहां बैठे हो, जहां बैठे बैठे इसको देख रहे हो, आराम से मेरी बात का जवाब देना। पहला पद क्या है, ए। दूसरा पद क्या है, ए प्लस 1D। दूसरा पद है ए प्लस 1D। ये तीसरा है तो क्या बोलेंगे, ए प्लस 2D। चौथा पद क्या होगा, ए प्लस 3D। पांचवा पद क्या होगा, ए प्लस 4D। सोचिए 10वां पद क्या होगा, पांचवा पद ए प्लस 4D, चौथा पद ए प्लस 3D, तो 10वां पद होगा ए प्लस 9D। 22वां पद क्या होगा, ए प्लस 21D। 17वें नंबर का पद क्या होगा, ए प्लस 16D। 65 नंबर का पद ए प्लस 64D। 100 नंबर का पद ए प्लस 99D। जो मैं बोल रहा हूं वो अपने आप को पूछो पहले, ठीक है। मेरा आंसर सुनने से पहले अपने आप को पूछो। 144 नंबर का पद ए प्लस 143D। 217 नंबर का पद ए प्लस 216D। 399 नंबर का पद ए प्लस 398D। समझ गए बात को। तो जेड वा पद क्या होगा, एक कम करना है तो ए प्लस जेड में कम करें तो जेड माइनस 1D। जेड वापस ए प्लस जेड माइनस 1D, ठीक है। एन वापस पूछे तो क्या होगा, एन वापस हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन वा जो पद है वो आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा बताइए कोई दिक्कत है तो, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस एन माइनस 1D, ठीक है। तो ये एनवा पद आ जाएगा। 22वां पद आ जाएगा ए प्लस 21D। 65वां पद आ जाएगा ए प्लस 64D। 13वां पद आएगा ए प्लस 12D। एक कम करना है, सीधी सी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एनवी जो टर्म्स है वो आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1D। एनवा जो टर्म्स है वो आ जाएगा ए प्लस एन माइनस इंटू डी, ठीक है। लेकिन देखिए मैं तो ऐसे नहीं करना चाहूंगा, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए आपको, मैं तो ऐसे नहीं करना चाहूंगा। कैसे करूंगा इसको, ध्यान से अब मेरी बात सुनना। देखो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी ले ली 4, 3, 7, 3, 10 और 3, 13, ये चलती चलती जा रही है। और अगर आपको ये पूछ लिया कि 14वां पद क्या होगा, 14 नंबर पर क्या आएगा, तो बहुत प्यार से मेरी बात सुनना, आराम से सुनना, क्या बात होगी। देखो हमें इसका कारण पता नहीं है कैसे आ गया ये, लेकिन बाकी सबका मालूम है। सबका मालूम है क्या, 3 3 जोड़ते जा रहे हैं। कितने कितने जोड़ते जा रहे हैं, 3 3। इसका मतलब आपको अगर 14वां नंबर का पद चाहिए तो पहला पद तो 4 है और 13 बार 3 3 जोड़ेंगे। सही बात है कि नहीं है। अगर आपको 50वां पद चाहिए तो एक तो पहला पद हो गया और पहले पद में 49 बार जो डिफरेंस है वो जोड़ेंगे। डिफरेंस 3 3 का तो 3 3 जोड़ेंगे, 4 4 का डिफरेंस है 4 4 जोड़ेंगे, 65 65 का डिफरेंस है 65 65 जोड़ेंगे। समझ गए बात को। तो पहले पद में एक तो है पहला पद 4 और आपको 14वां पद पूछे, एक पहला पद तो ये आ गया, 13 बार जोड़ेंगे 3, तो 13 बार 3 जोड़ेंगे तो 13 3 39 हो जाएगा क्या। तो 39 और 4 कितना हो जाएगा भाई साहब, 43 हो जाएगा। इसका मतलब 13वां नंबर का जो पद है, सॉरी 14वें नंबर का पद है वो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। अगर आपको ये पूछे कि भाई साहब
26वां पद बताओ। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, एक तो 4 आ गया और 25 बार आएगा इसका डिफरेंस। डिफरेंस कितने कितने का? 3 का। तो 3 का डिफरेंस 25 बार आएगा, 75 हो जाएगा। 75 और 4 हो जाएगा 79। 75 और 4 कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। अगर मान लो आपको ये पूछ लिया 101वां पद बताओ। कौन सा पद? 101वां। तो 101वां इसका पहला पद तो कितना हो गया? 4 और 100 बार आएगा डिफरेंस। कितने कितने का? 3 का। तो 100 बार 3 का डिफरेंस 300 हो जाएगा। 300 और 4 कितना हो जाएगा भाई साहब? 304 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो? अगर आपको ये पूछ लिया कि भाई साहब 18वां पद बताओ, तो एक तो यह आ जाएगा 4 और 17 बार डिफरेंस। कितने कितने का डिफरेंस? 3 का। तो 17 × 3 = 51। 51 और 4 = 55। देखो पेन नहीं चलाना पड़े भाई साहब। अगर पेन चलाना पड़ रहा है तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। कोई कहे जी मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा, बिल्कुल लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मान लीजिए 26वां पद चाहिए आपको, तो एन टर्म्स है a + n - 1 × d। देखो तरीका वही है, प्रोसेस वही है, कहानी वही सुना रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसके चक्कर में तो इसको याद रखना पड़ेगा, जोर रहेगा यहां पर। देखो पहला पद, एक का मतलब पहला पद कितना है? 4। n कौन सा पद चाहिए आपको? मान लो 26वां चाहिए, 26 नंबर का। तो n की जगह रख देंगे 26। n की जगह पर हम रख देंगे 26 -1। डिफरेंस कितने कितने का है? 3 का। परमानेंट मत रट लेना 3 का है। 4 सवाल में 3 करवा दिया तो कईयों के दिमाग में ज्यादा 3 ही होता है डिफरेंस हमेशा ही। चलो फिर क्या होगा बताओ? 26 में से एक जाएगा 25, 25 × 3 = 75। 75 और 4 कितना हो जाएगा जी? 79 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर। अब देखो आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। मैं रुक जाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करिए और मेरे को बताएंगे कि कौन सा पद है। देखो बिना पेन चलाए बताना है आपको, ठीक है। फटाफट बताइए 11वां पद कौन सा होगा? वीडियो को पॉज कर लीजिए, बताइए 11 नंबर का कौन सा होगा? बता देंगे? चलो बता दिया आपने मेरे हिसाब से, तो 76 आएगा। कैसे आएगा 76? भाई 11वां पद पूछा है तो एक तो 6, बाकी 10 बार अंतर। कितने कितने का अंतर है? 7 का। तो 10 बार 7 का अंतर है, तो 10 7 70 तो ये हो जाएगा। और एक पहला पद कितना हो जाएगा? 6। तो 70 और 6 कितना हो जाएगा? 76। इधर जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे वैसे कर लीजिए। अगर आपको ये पूछ लिया होता 15वां पद, इसका 14 बार तो डिफरेंस आएगा। 14 बार कितने कितने का? 7 का। 14 7 98 तो ये आ जाएगा। 98 और 6 कितना हो जाएगा? 104। तो बिना पेन चलाए कैलकुलेशन करना। चलो अगला सवाल देखिए, वीडियो को पॉज करेंगे और सवाल बताएंगे। आप मेरे को बताइए 11वां पद। मैं एकदम इजी कैलकुलेशन करवा रहा हूं आपसे। 11वां बताइए पहले। चलो मैं समझ रहा हूं, बता दिया आपने, ठीक है। हाँ तो कितना आ जाएगा 11वां पद? 11वां पद आ जाएगा 25। कैसे आएगा 25? भाई 4 4 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 4 4। तो 11वां पद है तो एक पहला पद है और 10 बार आएगा डिफरेंस, ठीक है। 10 बार कम होगा क्या? 4 4। तो 65 में 10 बार 4 4 कम हो, 10 बार 4 4 कम होगा तो 240 कम हो जाएगा। तो 65 में 40 कम करें कितना हो जाएगा बताओ? 25 आ जाएगा। कितना आएगा? 25। आराम से देखिए, प्यार से समझिए। अगर आपको ये बोल दिया होता तो 19वां पद, तो इसका मतलब है 65 में कम होगा 18 बार अंतर। कितनी बार? 18 बार। 19 है तो एक तो पहला पद आ गया, 18 बार डिफरेंस है। कितने कितने का डिफरेंस? 4 4 का। कम हो रहा है इसलिए माइनस लगा। 4 4 का डिफरेंस 18 बार आएगा। 18 चौक 72। 65 में 72 जाएगा माइनस का 7। 19वां पद कितना आ जाएगा? -7। बताइए कोई समस्या है तो? ठीक है, हो जाएगा काम आपका। अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं और समझिए बात। एक एग्जांपल और देखिए।
अगर आपको ये पूछ लिया कि 25वां पद क्या होगा, 25वां पद, तो देखो समझिए बात को, 24 बार तो डिफरेंस आएगा 5-5 का, 24 बार 5-5 का डिफरेंस आएगा, 24 120, 120 और 13 कितना हो जाएगा 133, 120 और 13 कितना हो जाएगा 133। ये लो, ठीक है, हो जाएगा काम आपका, कर पाएंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। और अगर आपको ये पूछ लिए कि 41वां, अच्छा इसमें 4-4 का लिया गया, 17 4 21, 4-4 का डिफरेंस, 4-4 का डिफरेंस कितनी बार 40 बार, क्योंकि एक पद तो पहला होता ही है, तो 40 बार 4-4 का डिफरेंस, 40 चौक 160, 160 और 17 कितना हो जाएगा 177। तो मैं समझता हूं आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है, अब आपका अगला जो प्रश्न है वो ये है कि भाई अभी तक तो पूछा था 25वां पद 133 है, अब आपको पूछेगा 133 जो है वो कितने नंबर का है, तो 25वां है, कैसे पता लगेगा ये देखना। आपको उल्टी साइड से देख रहे हैं, वापस वही लिख रहा हूं 13 18 23 28, ये चलते चलते कहां तक पहुंच गया 133 तक पूछ लिया, और आपको ये कह दिया भाई साहब 133 है वो कितने नंबर का पद है। तो देखो एक बात सुनिए ध्यान से, आपको पता है हर बार 4 जोड़ा हमने, हर बार कितना जोड़ा है 4, ठीक है, तो 4-4 के डिफरेंस, किस में जोड़ा है 4, हमने जोड़ा है 13 में 4 जोड़ा है। इसका मतलब अगर 13 घटा दिया जाए, अगर इसमें से 13 घटा दिया जाए तो डिफरेंस आ जाएगा, तो 13 घटाओ आप, 133 में 13 घटाएंगे आएगा 120। अब 120 में सारा केवल अंतर ही अंतर है, कितने कितने का अंतर है 5-5 का अंतर है, 120 में 5-5 का अंतर है, तो 5-5 कितनी बार है 120 में 5 कितनी बार है जी, 120 में 5 का भाग दिया 24 बार, तो अंतर आ गया। तो 24 बार तो आपने जोड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कितनी बार जोड़ा है 24 बार तो जोड़ा, एक पहला पद हो गया, तो क्या जाएगा 25। यानी कहने का मतलब दरअसल इसमें क्या होता है कि पहला पद कैसे आया इसका कारण हमें पता नहीं होता है, बाकी सबका कारण हमें मालूम है। देखिए और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई आपकी सीरीज चल रही है, ठीक है, अच्छा, और अगर मान लो आपको ये पूछ लिया कि ये 64 कितने नंबर का पद है, 64 कितने नंबर का पद है, तो आपको पता है इस 64 में से 4 का पता नहीं है 4 कहां से आया, बाकी सबका मालूम है, तो 64 में 4 घटाएंगे कितना आएगा 60 आएगा। 60 में क्या क्या जोड़ा गया 6 जोड़ा गया, तो 60 में 6 कितनी बार जोड़ा गया होगा भाई साहब 10 बार तो जोड़ा गया, एक बार पहला पद कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। और देख लीजिए वापस से देख लो, आराम से देखिए, प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए, देखो जैसे मान लीजिए 209 है, इसे पूछा कि 209 कितने नंबर का पद है, तो आपको पता है 9 कहां से आया हमें मालूम ही नहीं है, 9 कैसे आया ये हमें पता नहीं है, तो 9 को उठा दूं, 209 में 9 को उठा दिया कितना बच गया 200 बच गया। अब 200 बच गया, 200 में क्या है अंतर बड़ा बड़ा है, अंतर कितने कितने का 8-8 का अंतर है, तो 200 में 8-8 का अंतर कितनी बार आया होगा, 200 में 8 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा वैसा 25, तो 25 बार तो आया, अंतर जोड़ा गया और एक पहला पद, तो 25 और एक कितना हो जाएगा 26। अब कोई आप में से ये कह सकता है भाई साहब हमें तो देखो फॉर्मूला बता दो, हमें मतलब नहीं ये नाटकबाजी हमें तो नहीं पता लगती। देखो कोशिश तो करो, आप ऐसे ही करिए, कोशिश करिए, आपको ऐसे ही करना है। और कोई कहे जी कोशिश तो कर लेंगे लेकिन हमसे जुगाड़ नहीं होगा, हमें तो फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूले से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले में मैं यही कहूंगा अभी जो बताया था केवल उसी से लगा लीजिए, a + n - 1 × d, ये है एनवा पद, एनवा पद जैसे ये करें 64 है तो एनवा पद हो गया 64। देखो एक का मतलब पहला पद, पहला पद कितना है 4, एन पदों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, डिफरेंस कितने कितने का 6 का डिफरेंस है। देखो आपको महसूस होगा अपने आप की हमने वही काम किया जो ये कर रहा है, प्लस का 4 इधर आकर क्या होगा भाई माइनस हो जाएगा, तो 64 में से 4 जाएगा 60,
n माइनस 1 गुणा 6। 6 गुणा में इधर किस में आएगा भाई साहब, भाग में आएगा, तो 60/6 n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 60 में 6 का भाग दिया 10, 10 + 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 11, 11 पता जाएगा। देखो हमने वही काम किया जो इसमें किया, लेकिन इसमें इतनी लाइन लिखने के बाद किया, और ये काम भी लिखने की जरूरत नहीं थी, वर्बली कैलकुलेट कर लेते क्योंकि बहुत बड़ी संख्या नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। सबसे पहले इसमें 64 में 4 घटाया, फिर 6 का भाग दिया, फिर 1 जोड़ा, देखो वो वही है, ठीक है। चाहे इससे कर लेना, इससे कर लेना, जैसे बेटर लगे वैसे कर लेना। और किसी का मन हो कि जी सूत्र से ही करूंगा मैं, तो फिर आप बेटर ये रहेगा, आप ऐसे करो, लास्ट वाले में पहला घटा देंगे, लास्ट वाले में पहला घटा देंगे, डिफरेंस का भाग दे देंगे और 1 जोड़ देंगे। यही तो क्या है, लास्ट वाले में पहला घटा देंगे, डिफरेंस का भाग दे देंगे और 1 जोड़ देंगे। अब आपको जैसा बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, वैसे आप कैलकुलेट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक एग्जांपल माइनस वाले का और दे देता हूँ, कई नाराज हो रहे होंगे, यार माइनस वाला तो बताया ही नहीं हमें। नाराज मत हो भाई, बता देता हूँ। आपको पूछा जाए 15 कितने नंबर पर आएगा, तो लास्ट में से कहा था आपको पहला घटा दो, क्योंकि पहला कैसे आया कारण मालूम नहीं है, तो 15 में से क्या घटा देंगे, 60 घटा देंगे, 60 घटाएंगे तो माइनस का 45 बच गया। अब डिफरेंस का भाग, डिफरेंस कितना है, 3 3 का, घटाते हुए इसलिए -3 का भाग दे देंगे, कितना आ गया, 15 आ गया, और 1 जोड़ देंगे, मतलब 16वां पद आ गया। कौन सा पद आ गया, 16वां पद। अब आपको लगे कि मेरे को फॉर्मूले से करना, तो फॉर्मूला लगा देना, आपको बताएगी ऐसे ठीक है तो ऐसे कर लेना, जैसे आपको अच्छा लगे, सुंदर लगे, बढ़िया लगे, सरल लगे, वैसे कर लीजिएगा। तो 2 चीजें हमने कर ली है, एक तो पद ज्ञात करना और एक पद कौन से नंबर का है ये ज्ञात करना, 2 चीजें हमने करी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टोटल देखिए, टोटल करते हैं। कैसे करेंगे टोटल, ध्यान से सुनो। सबसे पहले एक बात, टोटल करने से पहले खास बात आपको पूछता हूं, ध्यान देना। मैं ये पूछना चाहता हूं आपको कि ये औसत क्या होता है, औसत, एवरेज। कुछ लोग आप में से ये सोच रहे होंगे, यार ये बीच में औसत कहां से आ गया, चल रहा है नंबर सिस्टम पर बात कर रहे हैं औसत की, ठीक है, थोड़ी सी जरूरत है इसलिए मैं औसत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप पहले तो सबसे पहले अपने आप को पूछो कि औसत क्या होता है, ठीक है। पॉज करिए, सोचिए और मेरे को बताइए, ठीक है। अच्छा, अब आपने सोच लिया होगा, मन ही मन मेरे को बता भी दिया होगा। तो कुछ लोगों ने तो मेरे को कैसे पता लग रहा है क्या बता रहे हो, दरअसल ऑफलाइन क्लासें खूब ली है, इसलिए जो स्टूडेंट सबसे पहले बताते हैं वो बोलते हैं कि औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। दरअसल ये फॉर्मूला होता है। मैंने पूछा औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, औसत होता है प्रत्येक की वैल्यू, प्रत्येक का मान, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी संख्या है उसमें प्रत्येक का मान। तो प्रत्येक क्या दर्शाता है, प्रत्येक दर्शाता है बराबर बराबर बंटवारा, हर जगह बराबर बराबर बांट देना, समझ गए, औसत कहलाता है। तो राशियों का योग बटे राशियों सबको मिला देंगे, संख्या का भाग देंगे तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है वो औसत कहलाता है। प्रत्येक संख्या की वैल्यू, सब संख्याओं को एक जगह इकट्ठा कर ले, सबकी वैल्यू को बराबर कर दे, वो क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। तो देखिए समझिए बात को। फिलहाल हम समांतर श्रेणी है उनका औसत ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, जैसे ये कोई संख्या हमने ले ली है, ठीक है। अच्छा, और हम चाहते हैं इनका औसत ज्ञात करें। तो औसत कैसे ज्ञात करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ करके बराबर बराबर बांट देते हैं, ठीक है। तो सभी संख्याओं को टोटल कर लेते हैं। देखो 41 और 35 होगा 76, 76 और 9 85, 20 105 और 23 128 और 17 145 और 11 156 और 5 161, ये आ जाएगा भाई साहब 161 टोटल।
और संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 21, औसत आ गया 23। औसत कितना आया है, 23 आया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये तो औसत आ गया, लेकिन मैं एक प्यार से एक बात बताता हूं, उसको ध्यान से सुनो। अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में, तो आपको औसत ऐसे ज्ञात नहीं करना है। कर लिया वो तो अच्छी बात है, दिखाना था मेरे को, लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि औसत समांतर श्रेणी क्या होता है, बराबर बराबर जोड़ रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर ही रहे। तो बस एक सिंपल सा काम करना आपको, पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ दीजिए, 2 का भाग दीजिए, औसत आ जाएगा डायरेक्ट ही। कैसे आएगा, पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। तो 5 और 41 दोनों को जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया, 41 और 5 46, 46 में 2 का भाग दिया, कितना आया, 23। लेकिन ब्रदर ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि संख्याएं समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में नहीं है, अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। समझ गए बात को, तो संख्याओं का समांतर श्रेणी में होना जरूरी है। क्लियर है बात, अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा तो देखो समझिए बात को। तो यह तो हो गया औसत, और एक दूसरा रास्ता और भी है। अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में, तो बीचों बीच जो संख्या लिखी होती है वो औसत कहलाती है। देखो देखिए, बीचों बीच ये लिखी हुई है, क्या यही औसत है क्या? अब कोई कहे जी बीचों बीच कोई अकेली संख्या नहीं हो, 2 हो, तो बीचों बीच जो 2 संख्या होती है उनको दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, उनके बीचों बीच देख लेंगे, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में औसत जो है वो आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपका प्रश्न जो है वो ये रहेगा कि यार औसत की बात बताई क्यों जा रही है, वो क्यों बताई जा रही है? अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए अपने पास एक श्रेणी है, 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14। ठीक है, आपको ये बोल दिया भाई साहब 20 पदों तक का टोटल बताओ, 20 पदों तक का टोटल क्या होगा ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। संख्याएं समांतर श्रेणी में, और अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो 20 पदों का टोटल कैसे पता लगेगा ये आपको देखना है। ठीक है, देखो एक बात सुनो मेरी ध्यान से। अगर औसत का पता लग जाए, औसत का मतलब होता है प्रत्येक की वैल्यू, प्रत्येक की वैल्यू पता लगे तो 20 की 20 से गुणा कर देंगे, अपने आप ही आ जाएगा। क्लियर है बात, इसलिए हमने औसत ज्ञात किया था। तो सबसे पहले आपको प्रत्येक की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी औसत ज्ञात करना। औसत कैसे आएगा, समांतर श्रेणी, इसलिए पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा। पहली और लास्ट की दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होना चाहिए कि 20वां पद क्या है। 20वां पद हमने ज्ञात किया अभी अभी। कैसे, आपको पता है एक पद तो है ही, और 19 बार आएगा डिफरेंस। कितने कितने का डिफरेंस है, 3 3 का डिफरेंस। तो 3 3 का डिफरेंस 19 बार आया तो 19 3 57 हो जाएगा। 57 और एक बार पहला पद 5, 57 और 5 62 हो गया। तो 20वां पद हो गया 62, यानी लास्ट की संख्या 62 है। लास्ट की संख्या क्या है, 62। तो औसत क्या आएगा भाई साहब, औसत आएगा पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे। पहली कितनी है 5 और लास्ट की क्या है 62, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, औसत आएगा। तो 62 5 कितना हो जाएगा 67/2, ये आएगा औसत। और औसत का मतलब होता है प्रत्येक की वैल्यू। औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक की वैल्यू। ठीक है, तो देखो टोटल अगर आपको पूछा है तो क्या आएगा, प्रत्येक संख्या की वैल्यू तो है 67/2, यानी हर संख्या 67/2 है। तो अपने को कितनी संख्या की वैल्यू चाहिए, 20 संख्या हो तो 20 से गुणा कर देंगे। 20 से करेंगे तो 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा। ये आ जाएगा भाई साहब, टोटल आएगा 670। टोटल कितना आएगा 670। एक बार दोबारा से बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखिए 6 4 10 4 14 और 4 18। ठीक है, अगर आपको ये बोल दिया कि 15 पदों तक का टोटल देखो, 15 पदों तक का टोटल, तो पहले तो 15वां पद क्या होगा ये बताना आपको। देखो 15वें पद की बात है, आपको बताया डिफरेंस जो है वो 14 बार आएगा। कितने कितने का डिफरेंस है, 4 4 का। तो 4 4 का डिफरेंस 14 बार आएगा, 14 चौक 56,
ये तो 14 बार, और एक पहला पद अलग से जोड़ेंगे, 56 और 6 62। क्लियर है बात? तो ये 15वां पद कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब बात है औसत। औसत होता है पहली और लास्ट की दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। पहला कितना है? 6, 6 और 62 दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया। 62 और 6 68, 68 में 2 का भाग दें कितना होगा? 34 होगा। यानी प्रत्येक संख्या की वैल्यू है 34। प्रत्येक संख्या की वैल्यू कितनी है? 34 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? प्रत्येक संख्या की वैल्यू 34 है, तो 15 संख्या की वैल्यू कितनी हो? 15 से गुणा कर देंगे। क्लियर है बात? कितना हो जाएगा बताओ? 15 34 510 होता होगा। 15 चौक 60 हासिल 6, 15 45 और 6 51, यह आ जाएगा 510। ठीक है, समझ गए बात को? दरअसल मैंने तो 510 डायरेक्ट किया था। वो कैसे किया था आपको बता रखा है। मैंने तो 2 टुकड़े कर लेता हूँ, मेरे को 34 नहीं दिख रहा था, 30 और 4 दिख रहा था। तो 15 45 450 तो ये हो गया, और 15 चौक 60, ये 450 और 60 510 हो जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा, अब कोई कहे जी देखो मेरे को तो इस लफड़े में पढ़ना नहीं है, मेरे को तो आप फॉर्मूला ही बता दो, उसी से कर लूंगा। तो फॉर्मूले से कर लो। फॉर्मूला क्या है? देखो आपको पता है समेशन ऑफ एन, समेशन का मतलब टोटल, किसका? एन पदों का टोटल। आपको पता है प्रत्येक संख्या की वैल्यू याद करेंगे। प्रत्येक संख्या की जो वैल्यू आएगी वो कहलाती है औसत, और औसत को अगर संख्या से गुणा करें टोटल आ जाएगा। तो औसत कैसे याद करते हैं? पहला और लास्ट का दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। पहला और लास्ट का दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। औसत का मतलब प्रत्येक संख्या की वैल्यू। औसत को गुणा करेंगे संख्या से, टोटल आ जाएगा। तो n/2 a + l। एक सूत्र तो ये हो गया आपका। अगर आपका मन है सूत्र का तो एक तो ये हो जाएगा। आप कहोगे जी लास्ट का पद नहीं दिया गया हो तो कैसे करेंगे? तो और बढ़ा लो इसको, n/2 a। लास्ट का पद कौन सा है? nवां पद है। nवें पद के लिए अभी बताया था आपको, a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। तो क्या होगा देखो, n/2, a के और a के कितना हो गया? 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला आप मोस्टली ज्यादातर जगह ये देखते हैं। इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, और भी 2-4 प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला की ही नीड है तो। ठीक है, अच्छा, अब एग्जाम्पल के जरिए मैं दोबारा बता देता हूं, सूत्र से भी अगर किसी का मन है। देखो n पदों का योग हो जाएगा n/2, 2a + n - 1 × d। तो n का मतलब कितने नंबर का पद है जी? 15। तो 15/2। 2a मतलब एक का डबल, a क्या होता है? पहला पद। तो इसका डबल, तो 6 का डबल कितना होता है? 12। n - 1, n कितना है? 15वां पद है, -1। डिफरेंस कितने कितने का है? 4 का डिफरेंस है। ये लो 4। समझ गए बात को? आराम से देखिए, प्यार से देखिए। 15/2। देखो ये तो आ गया 12 प्लस 15 में से एक जाएगा 14, 14 चौक 56। छप्पन और 12 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। 68 को 2 से काटोगे 34 आएगा। 34 15 वही 510, वो का वही आ गया। तो ऐसे नाराज नहीं होना है। आपको जो अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपने को कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है जी। अच्छा, एक बार देख लो वापस से। एक सवाल और था पीछे, उसको भी देख लेते हैं। अगर फॉर्मूले से तो n/2 × 2a + n - 1 × d। n का मतलब 20/2। 2a, एक का डबल, a 5 है तो 5 का डबल 10। n - 1, n जो है उसमें एक कम करना है, तो 20 है क्या? 20 में एक कम करेंगे 19। डायरेक्ट लिख रहा हूं। डिफरेंस कितने कितना है? 3 का डिफरेंस है। ये लो, करो कैलकुलेशन। 20 में 2 का भाग दिया कितना है भाई साहब? 10।
19 57, 57 और 10 67, 67 को 10 से गुणा करेंगे आ जाएगा 610, 670 सॉरी। हो गई होगी बात क्लियर। अच्छा, तो ये कुछ बातें अपने को करनी थी, हमने बहुत प्यार से बातें की है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगर आपको ये कहा जाए 1 से 40 तक की संख्याओं का योग करो, 1 से 40 तक की संख्याओं का योग करिए। देखो ध्यान से देखना, रटना मत बिल्कुल भी। 1 से 40 तक की संख्याओं का योग। पहले सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताइए आप कि 1 से 40 तक की संख्या यही तो है। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि संख्याएं समांतर श्रेणी में, एक एक जोड़ने से बन रही है समांतर श्रेणी में? तो आप कर सकते हो पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। तो पहली कितनी है 1 और 40 लास्ट की, दोनों को जोड़ दिया और 2 का भाग दिया, ये तो आ गया औसत। और औसत का मतलब प्रत्येक संख्या की वैल्यू, प्रत्येक संख्या को जितनी संख्या उससे गुणा कर दो। 1 से 40 तक कितनी संख्या होती है? 40 संख्या होती है। 1 से लेकर 40 तक कितनी संख्या होती है? 40। तो 40 से गुणा कर देंगे लो, तो आ जाएगा 40 गुणा 40 और 1 41 बटे 2। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 से 40 तक की संख्याओं का योग हो जाएगा 40 गुणा 41 बटे 2, 40 गुणा 41 बटे 2। ठीक है, कुछ फॉर्मूलों के चक्कर में रहेंगे तो वो ऐसे बोल सकते हो 1 से n तक की संख्याओं का योग, 1 से n तक की संख्याओं का योग। रटना मत, समझना। तो वही समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी के लिए औसत ज्ञात करने का तरीका है पहला और लास्ट का दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दो, औसत आएगा। तो पहला 1 है, लास्ट का n है, दोनों को जोड़ दिया, 2 का भाग दिया, ये तो आ गया औसत। औसत को गुणा करेंगे संख्या से। संख्या कितनी है? 1 से n तक की n संख्या है, तो n से गुणा कर दिया, हो जाएगी बात क्लियर। तो n गुणा 1 प्लस n बटे 2, 1 प्लस n या n प्लस 1 एक ही बात है। तो आ जाएगा n गुणा n प्लस 1 बटे 2, n गुणा n प्लस 1 बटे 2। ठीक है, समझ गए बात को? बताइए कोई दिक्कत है तो। लेकिन देखो मैं एक ही बात प्यार से कह रहा हूं, n में n प्लस 1 जोड़ा मतलब जस्ट अगली संख्या लेने, तो इसके चक्कर में बिल्कुल भी मत रहो। आपको 40 तक पूछा तो 40 गुणा 41 बटे 2, 50 तक पूछता है तो 50 गुणा 51 बटे 2, 65 तक पूछता है तो 65 गुणा 66 बटे 2, 52 तक पूछता है तो 52 गुणा 53 बटे 2, 56 तक पूछता है तो 56 तक का योग हो जाएगा 56 गुणा 57 बटे 2, 24 तक का योग कितना हो जाएगा? 24 तक का जो योग है वो क्या हो जाएगा? 24 गुणा 25 बटे 2। ठीक है, 26 तक का योग क्या होगा? 26 गुणा 27 बटे 2। 1000 तक का योग क्या होगा? 1000 गुणा 1000 1 बटे 2। 4000 तक का योग कितना होगा? 4000 गुणा 4000 1 बटे 2। 57 तक का योग क्या होगा? 57 गुणा 58 बटे 2। 13 तक का योग क्या होगा? 13 गुणा 14 बटे 2। 52 तक का योग क्या होगा? 52 गुणा 53 बटे 2। समझ भी आ गई? ठीक है, रट्टू मत बनना, क्यों और कैसे का सबका जवाब दिया है मैंने आपको। ठीक है, आपके दिमाग में बातें होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये बोल दिया, देखो अगर ये बोल दिया 80 तक की संख्याओं का योग, ध्यान से मेरी बात सुनना, 80 तक की संख्याओं का योग, तो आप क्या करोगे? 80 गुणा 81 बटे 2, 80 गुणा 81 बटे 2। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये बोल दिया, बहुत प्यार से सुनना, तसल्ली से सुनना, 57 से 100 तक का टोटल क्या होगा? 57 से 100 तक का टोटल क्या होगा? कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि सर पहले तो 100 तक का टोटल ज्ञात कर लेंगे, उसमें घटा देंगे, किसको घटा देंगे? 57 से तो चाहिए,
कहां तक नहीं चाहिए? 56 तक नहीं चाहिए, तो 56 तक का टोटल घटा दो आप में से कुछ लोग क्या कहते हैं कि सर अगर आपको 57 से लेकर 100 तक का टोटल ज्ञात करना है तो आप 100 तक का टोटल ज्ञात कर लो पहले, लेकिन चाहिए था 57 से, इसका कहां तक नहीं चाहिए था? 56 तक रान नहीं है, 56 तक का टोटल घटा लेंगे। गलत नहीं, एकदम सही है, लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं, एक बार करके दिखाऊंगा जरूर, बाकी करना आपको कैसे वो बताता हूं आपको। सबसे पहले तो इसको सोल्व करके देंगे। 100 तक का टोटल हो जाएगा 100 गुणा 101/2, 100 गुणा 101/2, और 56 तक का टोटल क्या होगा? 56 गुणा 57/2। आराम से कैलकुलेशन करो, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 101 पंजे 505, 5050 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, आगे देखिए 57 × 456 हासिल 45, 57 दूनी 114, 45 159। आराम से देख लो तसल्ली से। 57 का पढ़ा आप सोच रहे हो मेरे को आ रहा है, नहीं आता है भाई, ठीक है। 57 का पढ़ा मेरे को 28 से ज्यादा इजी लगा, इसलिए मैंने पहले 57 का बोला, क्योंकि 50 का पढ़ा और 7 का दोनों आते हैं, दोनों को मिला दिया मैंने। 57 × 50 × 400, 7 8 56, 456, 456 का 6 हासिल 45 हो गई। फिर 57 दूनी 114, 114 और 45 159 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने तो भाई साहब इसको 1600 मान रखा है कि 1600 ही है ये। कितना है? 1600 है। तो 5000 में 1600 जाएगा, कितना बचेगा? 5000 में 1600 जाएगा, 4400 बच जाएगा। 4450 हो गया, ठीक है। और 4450 करूं 54 करूं? 4454। क्यों? क्योंकि हमने 16 4 ज्यादा घटा दिया था, 4 वापस जोड़ दिया। ठीक है, आप जैसे घटाना चाहिए घटा लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप ये पूछना चाहोगे आप कैसे बताना चाह रहे हैं? दरअसल मैं ऐसे नहीं बताना चाहता। अब मेरे हिसाब से इस सवाल को कैसे करते हैं आप? सवाल वापस वही ले रहा हूं, 57 से 100 तक का टोटल बताऊं। पहले मेरे को एक बात बताइए, 57 से लेकर 100 तक की संख्याएं समांतर श्रेणी में है क्या? है। तो समांतर श्रेणी में अगर है 57 से लेकर 100 तक की संख्याएं यदि समांतर श्रेणी में है तो आपको क्या करना है? औसत है। ठीक है, समांतर श्रेणी में तो पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो 57 और 100 दोनों को जोड़ दिया, 2 का भाग दिया, औसत आएगा। औसत को गुणा करेंगे संख्या से, ठीक है, टोटल आ जाएगा। संख्याएं कितनी है? 57 से लेकर 100 तक का जो है पहला और लास्ट का दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। औसत को गुणा करेंगे संख्या से, टोटल आ जाएगा। तो संख्या कितनी है? 57 से, इसका 56 तक के नीचे, तो 100 में से 56 तक की संख्या नीचे, इसका मतलब 44 संख्याओं की नीड है अपने को। कितनी संख्याओं की नीड है? तो संख्या हो गई 44। संख्या कितनी हो गई? 44। आराम से कैलकुलेशन करो, 44 को 2 से काटेंगे 22 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 100 और 57 157 हो जाएगा। 157। बाईस 7 154 हासिल 15, 22 पंजे 110 और 15 125 हासिल 12, 22 22 और 12 34। ये गड़बड़ कैसे हुई भाई? यहां गड़बड़ करी है क्या हमने? बिल्कुल यहां गड़बड़ करी है भाई। यहां देखो 1600 जाएगा, 3400 बचेगा। ये घोटाला किया हमने। इस घोटाले का आप मत करना, मैंने तो सॉरी बोलकर काम चला लिया है। आपका सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। किसी को लगेगी जी मेरे को तो सुंदर ही यही लगा, तो ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कोई समस्या नहीं है, आपको जो कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो और देखिए, और ध्यान से देखना, बहुत अच्छी तरह से देखना, प्यार से देखना, क्योंकि अभी कुछ कंफ्यूजिंग चीजें चलेंगी, ठीक है, जो बहुत सारी चीजें कंफ्यूज करेंगी। तो आप अगर 1-2 बच्चे साथ तैयारी कर रहे हैं तो एक दूसरे से पूछिए, डिस्कशन करिए, या फिर अपने घर में कोई छोटे बच्चे उनको तैयारी करवा दो, ठीक है। सीखने का सबसे बढ़िया तरीका, मैं बताता रहता हूँ, सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है सिखाना, ठीक है। तो सीखिए और सिखाइए। देखो, अगर आपको ये बोल दिया 40 तक की संख्याओं का औसत,
40 तक की संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का, सॉरी, 40 तक की सम संख्याओं का औसत। पहले तो मेरे को एक बात बताओ, क्या 40 तक की संख्याएं सम संख्याएं समांतर श्रेणी में है या नहीं है? 2, 4, 6, 8 है क्या समांतर श्रेणी में? तो समांतर श्रेणी में तो पहली और लास्ट के दोनों को जोड़ दीजिए, 2 का भाग देंगे औसत आएगा। तो पहली कितनी है? 2 और लास्ट की है 40, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, 40 और 2 42 में 2 का भाग दिया, ये आ गया 21। पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आ जाएगा, और औसत कितना है? 21 है। और आगे देखिए और समझिए बात को। तो 40 तक की संख्याओं का जो औसत है, सम संख्याओं का, सॉरी, 40 तक की सम संख्याओं का औसत कितना है? 21। अगर भाई साहब आपको बोल दिया 40 तक की विषम संख्याओं का औसत, औसत की जरूरत टोटल करने के लिए जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना, औसत की जो जरूरत पड़ रही है वो किस लिए पड़ेगी? टोटल करने के लिए। इसलिए मैं थोड़ा सा प्यार से समझा रहा हूं आपको। विषम संख्याओं का औसत क्या है? देखो 40 तक की विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 39 आ जाएगा। 41 भी लो क्या? किसी का मन होगी 41 तो ले लो। 40 तक है मतलब 40 से ज्यादा नहीं जाना है। 40 तक है इसका मतलब 40 से ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है? तो 40 ले नहीं सकते तो फिर क्या ले लेंगे? 39। तो पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। तो पहली कितनी है? 1 और लास्ट की हो जाएगी 39, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। 39 और 1 40, 40 में 2 का भाग दिया कितना है? 20। ये देखो बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ये औसत वाला तरीका केवल एक ही कंडीशन में लगाते हैं हम, कब? जब संख्याएं समांतर श्रेणी में। अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में नहीं है तो नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना। समझ गए बात को? अच्छा, एक प्यार से नजर और डालिए आप। अगर आप वो नजर डाल लेंगे तो और ज्यादा इजी हो जाएगा, ये काम भी कम हो जाएगा आपका। देखो समसंख्या अगर स्टार्टिंग से आपने लिए, ये भी स्टार्टिंग से लिए और ये भी स्टार्टिंग से लिए, अगर आपने स्टार्टिंग से लिए, ठीक है, तो मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर आपने स्टार्टिंग से ली है तो सम संख्याएं जितनी होती है उससे औसत 1 ज्यादा होता है। सम संख्याएं जितनी होती है औसत 1 ज्यादा होता है। देखो देखें, 40 तक सम संख्या होती है 20, औसत कितना हुआ? 21 हुआ। और विषम संख्या जितनी होती है औसत उतना ही होता है। 40 तक की विषम संख्या 20 होती है, देखो औसत भी कितना है? 20। देख लेना कहीं, लेकिन स्टार्टिंग से। क्लियर है बात? अगर स्टार्टिंग से ले रहे, अगर ये बात याद रख पाए तो और ज्यादा बेटर। याद नहीं रखोगे तो भी कोई फांसी नहीं लगने वाली है, ध्यान रखना आपको, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, आगे समझिए बात को, ध्यान दीजिएगा। तो औसत वाली बात क्लियर हो गई है। सम संख्याएं जितनी होती है उससे 1 ज्यादा होगा औसत, ठीक है? विषम संख्या जितनी है उतना ही औसत होगा। 2-4 प्रश्न पूछ लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएंगी बातें। अगर आपको ये बोला 50 तक की विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो 50 तक विषम संख्या, देखो 25 ही विषम संख्या होती है और 25 सम संख्या होती है, आधी आधी होती है ना, 25 सम और 25 विषम। तो 50 तक 25 विषम होती है और 25 सम होती है। अगर 50 तक की सम संख्याओं का औसत पूछा तो 25 होती है तो 1 ज्यादा होगा, मतलब 26 होगा। और 50 तक की विषम संख्याओं का औसत पूछा तो 50 तक 25 विषम संख्या होती है तो औसत भी कितना होगा? 25 ही होगा, ठीक है? अगर आपको ये बोला 100 तक की विषम संख्याओं का औसत तो 50। अगर आपको पूछा 100 तक की सम संख्याओं का औसत तो कितना होगा? 51, ठीक है? अच्छा, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब आगे कुछ लाइनें ऐसी आने वाली हैं जो थोड़ी कंफ्यूजिंग रहेंगी आपके लिए, इसलिए पहले छोटी सी संख्या लेकर के मैं जो आगे बात बताऊंगा उससे संबंधित पहले ही एक प्रस्तावना तैयार कर रहा हूं आपके लिए, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो क्या बोला इसने? 5 तक की संख्याएं, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है? 5 तक की संख्याएं। 5 तक की संख्या कौन सी होती है? देखो संख्या के बारे में कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब प्राकृत संख्या की बात कर रही है। प्राकृत संख्या की बात कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब प्राकृत संख्या। कहां तक की? 5 तक की, ध्यान दीजिएगा। तो 5 तक की संख्या कौन सी हो जाएंगी? 1, 2, 3, 4, 5। नंबर्स अप टू 5,
नंबर्स अप टू 5। ठीक है, अच्छा। अब इसने बोला 5 तक की पूर्ण संख्याएं। ध्यान से देखिए, आपको लग रहा होगा यार छोटी सी बात है, ये क्या बताने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन आगे जाकर थोड़ी सी चीजें ज्यादा आएंगी, इसलिए मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। इसने बोला 5 तक की पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स अप टू 5। तो 5 तक की संख्या जो होंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5। होल नंबर कौन से होते हैं? पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो संख्याएं 0 से शुरू हो। ठीक है, अच्छा। और सुनिए, 5 तक की सम संख्याएं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, बात को सुनो। अब अगर आपको बोला 5 तक की सम संख्याएं, अच्छा, आप इसको 4 तक समझ सकते हैं कई लोग। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, 5 तक अप टू 5, तो 5 तक यानी 5 सहित लेना आपको। ठीक है, हाँ। आगे देखिए, 5 तक की सम संख्याएं। 5 तक की सम संख्याएं तो कौन सी हो जाएंगी? इवन नंबर्स अप टू 5। देखो, पहली सम संख्या 2, उसके बाद 4, उसके बाद आएगी 6, उसके बाद क्या आएगी? 6। तो क्या 6 ले सकते हैं? इसने बोला 5 तक, यानी 5 से आगे नहीं जाना है, तो केवल 2 और 4 रहेगी। 5 तक की विषम संख्याएं। 5 तक की विषम संख्याएं, तो 5 तक की विषम संख्याएं मतलब विषम संख्याएं 5 तक की जो है ऑड नंबर्स अप टू 5, 1, 3 और 5। इसके आगे लेंगे तो 7, वो 5 से ज्यादा हो जाएगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इनका टोटल पूछेगा आगे जाकर। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आपको ये तो पता लगे कि इसका लैंग्वेज का मतलब क्या है। हालांकि ये हिंदी के टीचर्स का काम है, मैथमेटिक्स के टीचर का काम नहीं है, लेकिन मेरे को भी ये बात समझा नहीं, इसलिए हिंदी के टीचर्स का जो है रोल वो भी निभा रहा हूं मैं। पहली 5 संख्याएं, पहली 5 संख्या। अब की बार क्या बोला? देखो, पहले तो बोला 5 तक की संख्याएं, अब की बार बोला पहली 5 संख्याएं। संख्याएं न बोला प्राकृत, न पूर्ण, न पूर्णांक, ऐसा कुछ नहीं बोला। इसका मतलब क्या बोलना है? प्राकृत समझना है। तो पहली 5 संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? पहली 5 संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब की बार क्या बोला? ध्यान से सुनना, पहली 5 पूर्ण संख्याएं, शुरू की 5 पूर्ण संख्याएं। देखो, इसने तो बोला 5 तक की पूर्ण संख्या 5 तक आनी चाहिए, और इसमें बोला केवल पूर्ण संख्या 5 ही होनी चाहिए। तो कौन सी हो जाएंगी 5 पूर्ण संख्याएं? 0, 1, 2, 3, 4। 5 पूर्ण संख्या शुरू की। देखो, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या हुई कि नहीं हुई? तो पहली 5 पूर्ण संख्याएं, फर्स्ट 5 होल नंबर्स कितने हो जाएंगे? अप टू 4। समझ गए बात को? आराम से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, बहुत खास बात है, क्योंकि इसमें बड़ी गड़बड़ करते हैं, लोगों की आंखें फिरने लग जाती हैं। फिर पहली 5 सम संख्याएं कौन सी है? पहली 5 सम संख्याएं कौन सी है? तो पहली 5 सम संख्या बताओ। 2, 4, 6, 8 और 10। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। देखो, इसमें तो बोला 5 तक की सम संख्या, 5 तक संख्याओं में जो आएंगी वो सारी ले लो, तो केवल यही आएंगे। लेकिन इसमें 5 सम संख्या गिन कर बताना है, 5 सम संख्या कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5। समझ गए बात को? फिर बोला पहली 5 विषम संख्याएं, तो पहली 5 विषम संख्या कौन सी हो जाएंगी? 1, 3, 5, 7 और 9 हो गई क्या 5? देखो, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ठीक है, क्लियर है बात? ये आराम से वीडियो को रोक करके ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कई लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, बाकी आगे कोई समस्या नहीं आएगी। अब ध्यान से सुनिए, इनसे रिलेटेड चीजें आ रही आगे, इसलिए कई लोग कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने एक 5 तक की संख्या लेकर, मैं 10 तक या 20 तक तो लेकर के बताता तो मेरे को लिख करके दिखाने में जोर आता, फिर आपको समझने में भी जोर आता। 5 तक ली, इसलिए आप चीजों पर नजर भी डाल पाए, चीजें क्लियर भी हो पाई। चलो, अब देखो, इसने बोला 70 तक की संख्याओं का योग बताओ। 70 तक की संख्याओं का योग बताइए। तो आपको बताया था 70 तक की संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर्स अप टू 70। तो 70 तक की संख्या को हो जाएगा 70 गुणा 71/2। 70 तक की संख्याओं का जो योग है वो आ जाएगा 70 गुणा 71/2। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि यहां तक ही छोड़ना है, कैलकुलेशन आगे भी करनी है, लेकिन आगे की जिम्मेदारी आपकी है। मैं केवल स्ट्रक्चर क्लियर करवा रहा हूं आपको। आराम से सुनिए, प्यार से सुनिए। इसने बोला 70 तक की पूर्ण संख्याओं का योग,
जो बात 5 तक की पूर्ण संख्या मतलब 70 तक, इसका मतलब है 0 से 70 तक हो गया, 0 से 70 तक। तो 1 से 70 तक का तो टोटल ये था। अब 0 से 70 में 0 और जुड़ जाएगा, तो इसमें 0 जुड़ेगा, तो 0 जुड़ने से टोटल में कोई फर्क पड़ना है क्या भाई? इसका मतलब तो 70 तक का टोटल का मतलब है 1 से 70। इसका क्या मतलब था? 1 से 70 ये, और इसका मतलब है 0 से 70, 0 1 2 3। तो इसका मतलब है कि इनके टोटल उनके टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा भाई? फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि केवल 0 ज्यादा, 0 को टोटल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो का वो आ जाएगा 70 गुणा 71 बटे 2। 70 तक की सम संख्याओं का योग, ध्यान से सुनिए, 70 तक सम संख्याओं का योग। 70 तक सम संख्या कौन सी है? 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे 70 तक, ये 70 तक की सम संख्या है। ठीक है, तो देखो पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, औसत आएगा। तो पहली तो 2 है, लास्ट की 70 है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया। इसमें क्यों नहीं किया? तो इसमें संख्या लगातार थी, डायरेक्ट कर लिया। तो पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ा, 2 का भाग दिया, औसत आया। औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या की वैल्यू। औसत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक संख्या की वैल्यू। अच्छा, जितनी संख्या उससे गुणा कर दूं। 70 तक सम संख्या होती है 35, 35 सम होती है और 35 विषम। तो इसे औसत को संख्या से गुणा करें, संख्या कितनी है? 35 है, इसको गुणा कर दिया। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले अगर मैंने जो बात बताई थी, अगर वो आपको ध्यान में है तो थोड़ा सा एक स्टेप और कम लिखनी पड़ती है आपको। कैसे? आपको बताया था अगर सम संख्याएं हैं लगातार शुरू से ले रखे तो सम संख्या जितनी संख्या होती है उससे एक ज्यादा होती है। तो 70 तक सम संख्या कितनी होती है? 35। तो औसत होगा 36, एक ज्यादा होगा। ठीक है, तो औसत कितना होगा? 36। औसत का मतलब प्रत्येक संख्या की वैल्यू, और प्रत्येक संख्या की वैल्यू को संख्या से गुणा करेंगे, टोटल आ जाएगा। ठीक है, और चेक करो, देखो औसत ये था कि 70 2 72 में 2 का भाग दिया 36, वही आया। तो अगर वो बात ध्यान में नहीं थी तब तो, अगर ध्यान में नहीं है तब तो पूरा लिखना ही पड़ेगा। ध्यान में होती तो ये लाइन लिखनी नहीं पड़ती, डायरेक्ट ही आ जाता। अब इसको भी ऐसे नहीं छोड़ना, कैलकुलेशन करनी है इसकी। ठीक है, स्ट्रक्चर में ऐसे ही छोड़ रहा हूं, आपको समझाना मेरा पर्पज है। सम ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 70, 70 तक की विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या कौन सी होती है 70 तक? बताओ। 1 1 3 5 7, आराम से देख लेना प्यार से। 70 तो लिख नहीं सकता, क्यों नहीं लिख सकता? क्यों? 70 तो सम हो गई, इसने पूछा विषम, तो फिर 69 ले लेते हैं। कुछ लोगों का मन होगा 71 तक लेने का, लेकिन इसने बोला 70 से आगे नहीं जाना आपको। ठीक है, अच्छा, अब अगर जो मैंने बात बताई वो अगर आप ध्यान में है तब तो डायरेक्ट लो। विषम संख्या जितनी संख्या होती है उतना ही औसत होता है। तो 70 तक 35 विषम संख्या, तो औसत भी क्या होगा? 35। औसत भी क्या होगा? 35। सम में तो एक ज्यादा होता है, इसमें उतना ही होता है। ठीक है, अच्छा, यानी प्रत्येक संख्या की वैल्यू 35, और संख्या भी कितनी है? 35। और अगर किसी को लगे कि नहीं भाई ये बात तो याद नहीं है मेरे को, या कंफ्यूज हूं, तो बस परेशान मत हो, पहली और लास्ट के दोनों को जोड़ो। पहली तो 1 और लास्ट की 69, दोनों को जोड़ दिया और 2 का भाग दिया, ये आया औसत। औसत को गुणा करेंगे, संख्या से संख्या है 35, आराम से देखो 69 और 1 70, 70 में 2 का भाग दिया 35 गुणा 35। समझ गए बात को? 35 का स्क्वायर हो गया, कहने का मतलब ये। स्क्वायर आपने याद कर रखे, मैं समझता हूं, मैं अब ये समझ करके चलूंगा, आपको स्क्वायर याद है। चलो, बातें क्लियर हो गई। अच्छा, किसी को लगे कि यार ये एकजुट, इसमें तो एकजुट हो यार, इसमें जितनी संख्या उतना ही है, लेकिन ये कंफ्यूजन हो जाता है, आगे पीछे हो जाते हैं, पलट जाते हैं, हम सम वाला विषम समझ जाते हैं, विषम वाला सम समझ जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप छोटी संख्या जो इजी कैलकुलेशन माइंड में भी कर सकते हो। जहां कंफ्यूज हो गई, जैसे मान लो सम संख्या को लेकर कंफ्यूज हो गई, तो क्या 10 तक सम संख्या को औसत ज्ञात करोगे, तो पहली और लास्ट की, लास्ट पहली तो है 2, लास्ट की है 10, 10 और 2 12, 12 में 2 का भाग दिया 6। इसका मतलब 10 तक सम संख्या 5 होती है, जबकि 6 इसका सम संख्या वाले में 1 जुड़ता है। और अगर विषम संख्या को लेकर कंफ्यूज हो तो पहले विषम संख्या कर लो। 10 तक विषम संख्या को औसत करेंगे तो पहली और लास्ट की दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे। पहली है 1, लास्ट की है 9, 9 और 1 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, संख्या भी 5, औसत भी 5। क्लियर हो जाएगी बात। और कोई कहे जी हमें तो क्लियर होती ही नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख करके कर लेना। ठीक है, देखो 4 प्रकार करवाए मैंने अभी। ठीक है, अब थोड़ा सा एक लाइन
थोड़ा सा शब्द और बदलता हूं, संख्या यही रखूंगा, शब्द बदल करके वापस बताता हूं। पहली 70 संख्याओं का योग, पहली 70 संख्या, तो पहली 70 संख्या कौन सी होती है बताओ? 1 2 3 4, कहां तक? 70 तक। पहली 70 संख्या कहां तक हो जाएंगी? 70 तक। तो 70 तक का योग तो पहले से कर रखा हमने, क्या? 70 गुणा 71 बटे 2। इसमें भी बोला पहली 70 पूर्ण संख्या, ध्यान से सुनना, आपकी बार शब्द अलग है। पहली 70 पूर्ण संख्या, शुरू की 70 संख्या, तो शुरू की और पूर्ण संख्या, शुरू की 70 पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 69 तक हो जाएंगी। 70 हो जाएंगी क्या? क्यों? 69 संख्या तो ये हो गई, 1 से 69 ये हो गई, और एक ये हो जाएगी, 70 हो गई संख्या। ठीक है, यानी अब की बार 69 तक का ही टोटल चाहिए, इसके टोटल से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 69 तक का टोटल चाहिए। कहने का मतलब तो यह आ जाएगा भाई साहब 69 गुणा 70 बटे 2। देखो शब्द बदलने से आंसर में कितना चेंज आ जाता है। ये बात पता नहीं होगी तो काम गड़बड़ होगा मेरे भाई। फिर क्या बोला? पहली 70 सम संख्याओं का योग, शुरू की 70 सम संख्या, 70 सम संख्या 70 है। 70 तक तो 35 ही होती है, 70 तक कितनी होती है? 35, लेकिन आपको 35 सम संख्या नहीं चाहिए, कितनी चाहिए? 70 चाहिए। 70 सम संख्या होगी 140 तक की, 140 तक की संख्याओं में 70 संख्या सम और 70 विषम, यानी आ जाएगा 2 4 6 8, ठीक है, 140 तक 70 सम होंगी और 70 विषम। ठीक है, अच्छा अब 70 सम संख्याएं, तो अगर डायरेक्ट ध्यान में हो तो 71 तो होगा औसत। औसत कितना होगा? 71, यानी औसत का मतलब प्रत्येक संख्या की वैल्यू, और औसत को संख्या से गुणा करें टोटल आ जाएगा। और किसी को लगे जी देखो ये बात हमें मालूम नहीं है, मालूम नहीं है तो वैसे कर लो, पहली और लास्ट की दोनों को जोड़िए, 2 का भाग दें, लास्ट का हो जाएगा 140, दोनों को जोड़ दिया, 2 का भाग दिया, औसत है, औसत को गुणा करेंगे संख्या से, टोटल आ जाएगा। ठीक, अच्छा और चलो, पहली 70 विषम संख्याओं का योग, पहली 70 विषम संख्याओं का योग, तो क्या हो जाएगा? देखो 1 3 5 7, 140 तक की संख्याओं में 70 सम होती है, 70 विषम, तो 140 तक तो लेंगे नहीं, 139 तक ले लेते हैं, क्योंकि 140 तो विषम आ जाएगी, 140 तो सम आ जाएगी। अब अगर आपको ध्यान में है तो जितनी विषम संख्या होती है उतना ही औसत होता है, तो 70 विषम संख्या तो 70 ही उसका औसत। ठीक है, 70 गुणा 70। किसी को लगे नहीं जी ऐसे नहीं बैठेगा, हमें तो लिख करके बताओ, तो लिख करके देखो, पहली और लास्ट की कौन सी है? 139, दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, औसत आएगा, औसत को संख्या से गुणा करेंगे, टोटल आएगा। संख्या कितनी है? 70। हो जाएगी बात क्लियर? हो गया जुगाड़? कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा, तो बहुत तसल्ली से कैलकुलेशन करनी है, आराम से करनी है। ठीक है, अच्छा देखो, अब मैं आपको जो बात पूछता रहूं, वीडियो को रोकिए और अपने आप को बताइए। ठीक है, अगर आपको ये बोला 40 तक की संख्याओं का योग, तो आप बोलोगे 40 गुणा 41 बटे 2। आपको बोल दिया 50 तक की विषम संख्याओं का योग, तो 50 तक विषम संख्या होती है 25, 50 तक विषम संख्या कितनी होती है? 25, 25 विषम संख्या होगी, 25 ही उसका औसत होगा, यानी 25 गुणा 25, 625 बोलो तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर ये बोला कि 80 तक की सम संख्याओं का योग, तो 80 तक सम संख्या होती है भाई साहब 40, 40 सम संख्या होगी तो औसत होगा 41, तो टोटल आ जाएगा 41 गुणा 40, टोटल कितना आ जाएगा? 41 गुणा 40 हो जाएगा। ठीक, वापस से देखो, वापस से सुनिए, प्यार से सुनिए। अगर आपको ये बोल दिया 90 तक की पूर्ण संख्याओं का योग बताओ, 90 तक पूर्ण संख्या यानी 0 से लेकर 90 तक, तो 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, टोटल करने में 1 से 90 तक आएगा, तो 90 गुणा 91 बटे 2। फिर अगला क्वेश्चन, अगर आपको ये बोला पहली 100 सम संख्याओं का योग, पहली 100 सम संख्याओं का योग, आपको बता दो पहली 100 सम संख्या होती है 200 तक, 200 तक संख्याओं में 100 सम होती और 100 विषम होती है। तो संख्याएं अगर 100 हैं, सम संख्याएं 100 हैं, तो औसत होगा 101, औसत को गुणा करेंगे संख्या से, यानी 101 गुणा 100। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है, इन शब्दों पर आप गौर करिए
और चीजों को क्लियर करने का प्रयास करिए। ठीक है, ये चीजें क्लियर होंगी तो आगे की और चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा और ध्यान से सुनिए, बात को क्लियर करते हैं। अब अगर आपको ये बोल दिया गया वर्गों का योग अगर आप करना चाहो, देखो ये तो नॉर्मल संख्याएं थी, ध्यान दीजिएगा। अब भी अगर आपको वर्गों का योग करना हो तो कैसे करोगे? ध्यान से सुनना, प्यार से सुनिए, तसल्ली से सुनिए। जैसे आपको कह दिया गया है 40 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, 40 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। ध्यान से सुनिए, चालीस तक की संख्याओं के वर्गों का योग। देखो ट्रेक बता रहा हूं, इसका ध्यान से सुनना। कैसे करना है पहले तो बताओ। 40 तक की संख्याओं का योग क्या किया था हमने? 40 तक की संख्याओं का योग किया था 40 गुणा 41/2। 40 गुणा 41/2, ये तो संख्याओं का योग किया था आपने, किया था। ये दोनों लगातार संख्याएं थी, इधर भी दोनों लगातार ही थे, एक लगा लो पीछे। समझ गए बात को? अब वर्गों का योग कैसे करना है? वर्गों का योग करना है 40 और 41 दोनों को जोड़ो, कितना होता है? 81। इसको ऋणा कर दो। 1 और 2 दोनों को जोड़ो, कितना होता है? 3। समझ गए बात को? ठीक है, हो गई बात क्लियर? तो आ जाएगा 40 गुणा 41 गुणा 81/6। तो 40 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा 40 गुणा 41 गुणा 81/6। 6 तो परमानेंट ही आएगा। समझ गए बात को? अच्छा, अब आप ये जानना चाहते हो कि इसका लॉजिक क्या है, मैथमेटिकली कारण क्या है। देखो मोस्टली लोग इसका कारण समझना नहीं चाहते, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूं। अब कुछ लोग आप में से ये कहेंगे साहब हम तो समझना चाहते हैं, तो कल की क्लास का जो वीडियो आएगा उसमें घनों का योग भी आएगा, क्लियर है बात? तो उसमें भी मैं ऐसे डायरेक्ट ही बताऊंगा इसको, ठीक है, लेकिन उसके साथ एक छोटा वीडियो और रहेगा। अगर कोई कारण समझना चाहे उस छोटे वीडियो में देख लेना आप, कल का जो वीडियो आएगा, ठीक है ना, क्योंकि कल वाले में घनों का योग भी आ जाएगा। इसलिए उनसे रिलेटेड अगर कोई संख्या आ रही है, समझ रहे हो बात को, तो वो सारी जो कारण जो भी मैंने डायरेक्ट बता दिया, उसका कारण अगर किसी को चाहिए तो उसके साथ छोटा वीडियो और अटैच होगा। अगर किसी को कारण चाहिए तो कारण उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी को नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, उसी से काम चल ही रहा है आपका। तो 40 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा 40 गुणा 41 गुणा 81/6। 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बताइए फटाफट। 50 गुणा 51 गुणा 101/6। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं वो बताइए। 17 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, रोक लो। 17 गुणा 18 गुणा 35/6। 22 तक की संख्याओं के वर्गों का योग 22 गुणा 23 गुणा 45/6। 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योग 100 गुणा 101 गुणा 201/6। 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? 30 गुणा 31 गुणा 61/6। समझ गए बात को? अच्छा, और सुनिए, प्यार से सुनिए, तसल्ली से सुनिए। अगर आपको ये बोल दिया 40 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, 40 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, या ये बोल दिया 40 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, अच्छा, कोई आप में से ये भी सोच रहा होगा सर यहां भी तो औसत वाला लगा सकते हैं, यहां भी तो औसत वाला लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि औसत पहली और लास्ट के दोनों को जोड़े 2 का भाग दें, इसीलिए तो औसत सीधा पड़ रहा था। सबको जोड़कर संख्या का भाग दें तो औसत थोड़ी सीधा था। तो वो केवल वहीं लगा सकते हैं जहां संख्याएं समांतर श्रेणी में। वर्गों में संख्याएं समांतर श्रेणी में नहीं। देखो देखें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। हो सकता है शकल के चक्कर में आकर तो आप भी समझो कि समांतर श्रेणी होगी, लेकिन देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्या समांतर श्रेणी में है? नहीं है। इसलिए वो औसत वाला जुगाड़ हमारा काम नहीं करेगा। समझ गए? समांतर श्रेणी होती तो डेफिनेटली आप लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो देखो ध्यान से सुनिए, आप क्या कर रहे थे? 40 गुणा 41 गुणा 81/6। अगर
आप ये चाहो कि ये तो आ गया है, लेकिन कोई भी आदमी अगर यहां तक तो कंटिन्यू कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लगता है इसमें कि टोटल करके देखना पड़ता है, हल्का सा ब्रेक लगता है नैनो सेकंड में, ठीक है। वो जो आप ब्रेक लगाते हो वो ब्रेक इसलिए लगता है कि भाई लोड ज्यादा हो गया, 40 भी अगर 41 भी अगर दोनों साथ आ गए, समझ गए बात को, लोड नहीं होता तो ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपको लोड कम हो गया, 40 सम संख्या पूछिए, 40 तक सम संख्या दी, 40 तक विषम संख्या। इसमें तो 40 तक की सारी थी, सम भी थी और विषम भी थी, इसलिए लोड ज्यादा था। इसमें 40 तक की केवल सम है, इसमें 40 तक की केवल विषम है, यानी गाड़ी को लगातार चलना है, कोई ब्रेक नहीं लगाना है बीच में, ठीक है, कंटिन्यू चलाइए आप। 40 तक की सम संख्या, तो लास्ट की संख्या कौन सी है, 40 ही है, तो आ जाएगा 40 गुणा 41 गुणा 42। कंटिन्यू चला रहा हूं मैं और 6 का भाग दे रहा हूं, समझ गए बात को। और 40 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, 40 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, इसका क्या करना है, बस 40 तक की विषम संख्या आ गई तो बस सिंपल सी बात है, लास्ट संख्या कौन सी है, 39। आप कहोगे 40 है, 40 सम है, इसने पूछा विषम, लगातार चलाओ इसको, 39 गुणा 40 गुणा 41/6। आप करो, अगर सोचो कि यार भाई साहब इन दोनों का अगर टोटल करें तो क्या ये मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, और अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब गलत है, ठीक है, चेक करवाता हूं मैं आपको। एक तो आया आपके पास 40 गुणा 41 गुणा 42/6, और दूसरा आया 39 गुणा 40 गुणा 41/6। देखो केवल स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, समझ गए बात को, आपको स्ट्रक्चर का मालूम होना चाहिए। पहले तो मेरे को एक बात बताइए, कॉमन है क्या दोनों में कुछ, तो देखो 40 और 41 दोनों में कॉमन है, निकालो अब। 40 गुणा 41 दोनों में कॉमन है, /6 भी दोनों में कॉमन है, तो 40 41 कॉमन लिया तो इसमें तो बच गया 42, इसमें क्या बच गया 39। देखो देखें 40 गुणा 41, 42 और 39 कितना हो जाएगा 81/6। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अगर आपको ये बोला 13 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, 13 तक का वर्गों का योग क्या होगा, तो 13 तक की संख्या के वर्गों का योग बताइए क्या होगा, 13 गुणा 14 गुणा 27/6, ठीक है। अगर आपको ये बोल दिया 80 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, तो क्या हो जाएगा 80 गुणा 81 गुणा 161/6। अगर मान लीजिए आपको ये बोल दिया 90 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, बताओ 90 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो 90 गुणा 91 गुणा 92/6। सम पूछा है तो लगातार चलना है। अगर ये बोल दिया 65 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो लास्ट विषम संख्या 65 ही है क्या, तो 65 गुणा 66 गुणा 67/6। कहीं ने रट लिया विषम संख्या वाले में एक कम कर रहा है, क्यों करें, 65 तक सम संख्या तो 65 ही है, 65 तक विषम पूछा है, तो 65 तक विषम पूछा, 65 विषम है तो कम क्यों करें। हाँ 65 तक सम पूछता तो 65 सम नहीं, इसलिए 64 तक लेना पड़ता आपको। हो गई बात क्लियर। अच्छा तो देखो ध्यान दीजिए, इसके बारे में वो जो 8 प्रकार पीछे करवाए हैं, वर्गों के 8 प्रकार मैं कल की क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि आज कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा नहीं आपको, ठीक है, लेकिन इसके आप प्रयास करके देखेंगे। समझ गए बात को, क्लियर है बात। चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा अगले क्लास में, ठीक है, धन्यवाद।